सर कहीं तो भी राहुल जी ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि ओबीसी की जनगणना हो नहीं पा रही है। केवल 7% लोग ही सेक्रेटरी लेवल पर है एससी एसटी ओबीसी में। बाकी जितने भी है वो सारे ऊपर हैं। ओबीसी की जनगणना न होने के पीछे की वजह हम लोग जानना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ सबसे पहले। मगर जनगणना क्यों नहीं हुई, उसका जवाब राहुल जी को भी देना पड़ेगा। क्योंकि 2009 में पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लिया था, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो गई, सबने अप्रूव कर लिया कि जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद में माधव वैद्य और आरएसएस का एक व्यक्ति उसके अगेंस्ट में कैंपेन के, इससे समाज टूट जाएगा। कैसे समाज टूटता है? एससी की जनगणना होती है, एसटी की जनगणना होती, समाज नहीं टूटता। मुस्लिमों की जनगणना होती, समाज नहीं टूटता। ओबीसी की जनगणना से समाज टूट जाएगा, और ये बात हमने मान ली। इसमें राहुल जी की भी पार्टी दोषी है ना। उसमें उस वक्त क्या किया था भाई? जिस देश में पेड़ पौधों की, कुत्ते की और शेरों की जनगणना होती है, उनसे गया गुजरा है क्या ओबीसी कि जिसकी जनगणना होने से देश टूट जाएगा? सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोला था। जब सुप्रीम कोर्ट पे ये रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हुई थी, तो अभी जो बताते हैं पॉलिटिकल लोग, बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्लैब दे दिया 50% का। गलत बोलते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्लैब नहीं दिया। वो बोला कि आपको जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, उसका आधार बताइए। आपने जनगणना की नहीं, कौन सा समाज कितना है, उसकी अवस्था क्या है, आर्थिक अवस्था क्या है, शैक्षणिक अवस्था क्या है, सामाजिक अवस्था क्या है, इसकी आपने जनगणना की नहीं। 31 की जनगणना आप अंग्रेजों की बताते हो, और उसके आधार पर कुछ भी आप अगर करोगे तो नहीं चलेगा। ये उसका प्रचार क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50%। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये बोला था कि नियम से बड़ा अपवाद नहीं हो सकता। ये शब्द बिल्कुल महत्वपूर्ण है। नियम क्या है? आरक्षण ये नियम होना चाहिए या ओपन नियम होना चाहिए? तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो गरीब और पिछड़ा और ये सब लोग हैं, ये ज्यादा संख्या में थे, तो रिजर्वेशन नियम होना चाहिए था। हमने ओपन रखने का नियम कैसे बना दिया? तो जो नियम बना है उसको बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि आप उसमें जनगणना करवाइए, उसके अनुसार आपको जितना रिजर्वेशन देना है, हमें कोई मनाही नहीं है। मगर ये उसको बेचते हैं सब के सब पॉलिटिकल पार्टियां, और बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्लैब लगाई। ये झूठ बोलते हैं सब, सारी पार्टियां झूठ, सारे पार्टियां झूठ बोलती है। अच्छा, तो 1931 के बाद वैसे भी जनगणना हुई नहीं है, और आज ओबीसी की नहीं हुई, बाकी की सबकी तो हुई, स्पेशली ओबीसी की नहीं हुई। और आज पिछले वक्त जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि आंकड़े सामने ना आने की? वो जनगणना ऑथेंटिकेट नहीं है, क्योंकि जनगणना में जितना स्टाफ लगता है, जिस तरीके से फिगर लिए जाते हैं, होम टू होम उसका किया जाता है, उस तरीके से हुआ नहीं। एक अलग तरीके से हो गया, जैसा अभी बीच में आ मतलब कैसे? अरे, पवार सरनेम के लोगों को एक इसमें स्लैब में डाल दो। पवार सरनेम विमुक्त जातियों में भी है, मराठों में भी है, धनगरों में भी है, सब जातियों में पवार सरनेम आता है। तो सरनेम से महाराष्ट्र में जनगणना या कहीं भी नहीं हो सकती। उसकी जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसको देखे बिना जनगणना कैसी होगी? तो आप ये ऐसे कुछ भी नियम बना दोगे जिस नियम के माध्यम से आप जनगणना करना चाहते हो, ये नहीं होगा। प्रत्यक्ष जनगणना क्यों नहीं हो रही है? तो आपको पता है, जो अपर कास्ट उस पर दबा के बैठा है उस जनगणना को, जो चाहता है, आप समझ लो कि हम देश की पार्लियामेंट, देश के राष्ट्रपति से भी बड़ी सत्ता कोई तो भी इस देश में काम कर रही है। वो सत्ता कौन है? उसको ढूंढो तो आपको समझ में आएगा कि जनगणना क्यों नहीं हुई और इसका लाभ किसको हुआ। मसलन कहीं तो भी जो अपर कास्ट जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जनगणना हो। 7% आदमी, जनगणना से उन्हें धोखा है। 7% आदमी अगर 51% कोटा दबा के बैठा होगा, 7 लोगों को अगर 51 रोटियां मिली होगी, तो उन 50 लोगों के लिए वो बाकी क्या रोटियां क्यों देगा आसानी से? सीधी बात है ना। राहुल जी को इसके बारे में भी सोचना चाहिए ना कि भैया ये क्यों नहीं हुआ, ना होने का कारण क्या है। तो आप अगर करना चाहते हो तो आप बोलिए, जाइए इलेक्शन कैंपेन में जाइए और बोलिए लोगों को। जैसा हिंदू बिल के बारे में, जब हिंदू बिल पास नहीं हुआ, कांग्रेस पास नहीं कर रही थी, तो नेहरू ने 52 के इलेक्शन में हिंदू बिल पर वोट मांगा था कि मैं हिंदू बिल लाना चाहता हूँ, हिंदू कोड बिल लाना चाहता हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते हैं। वो उस वक्त नहीं कर सके, नेहरू की इच्छा होते हुए भी वो नहीं कर सके बाबा साहब। तो उन्होंने कैंपेन किया और 52 को वोट मांगा, और वोट मांगने के बाद उन्होंने हिंदू बिल लाया। वैसे राहुल जी जाए जनता के पास में, बोले कि मैं जनगणना करवाऊंगा, और जनगणना के अनुसार जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण मैं करवाऊंगा या उतने लाभ उनको दूंगा। आज क्या हो रहा है मालूम है क्या? ओबीसी भी नहीं समझ रहा है कि जनगणना क्यों चाहिए। उनको लगता है ये रिजर्वेशन के लिए चाहिए। नहीं भाई, आपका अलॉटमेंट है,
आपके स्कॉलरशिप का अलॉटमेंट, आपके घरों का अलॉटमेंट, आपके रास्तों का अलॉटमेंट, आपके किताबों का अलॉटमेंट, आपके ड्रेस का अलॉटमेंट, आपके स्कूलों का अलॉटमेंट, हर अलॉटमेंट आपके घर से लेके नौकरी से लेके उद्योग धंधे तक हर एक के लिए आपको चाहिए, क्योंकि बजट में प्रोविजन वैसा होता है जैसी तुम्हारी संख्या होती है। देखिए ना, तो जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल जी मतलब एक सत्ता है जिसे हम लोग ओपन कैटेगरी कहते हैं कि वो नहीं चाहती है, वो दबाती है। मान लीजिए अगर राहुल जी ने इस विषय को लेकर इस वक्त वोट भी मांगे तो ये जो सत्ता है क्या उन्हें वो ओबीसी की जनगणना करने देगी? बिल्कुल करने देगी। नीतीश कुमार कर रहे हैं, किसने रोका उनको? वो सत्ता को वहां सरेंडर होना पड़ा उनके साथ में, चाहे वो सरकार रीशफल हो गई मगर वो साथ में थे, जो दबाने वाले थे वो साथ में थे, तब भी जनगणना के पीछे खड़ा होना पड़ा। इस देश में ओबीसी बहुत बड़ी ताकत है, 50% से ज्यादा इनके पास, इनको बरगलाया जा सकता है, मगर सच बात अगर उनको पसंद हो जाए, पता हो जाए सच बात ओबीसी को, तो वो नकेल डाल देते किसी में भी। तो ये लोगों तक पहुंचेगा कैसा, ये संदेश लोगों तक पहुंचेगा कैसा? आपके माध्यम से, जैसा आपका ओपन मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से पहुंचेगा। गोदी मीडिया तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो मीडिया किसके गोद में खेल रहा है वो आपको पता है, वो नहीं पहुंचाएगा, आपकी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओबीसी जनगणना के लिए ओबीसी संगठन बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। ओबीसी संगठन ने हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करा। केंद्र सरकार ने कई बार बोला है कि हम इसकी जनगणना करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। बड़ी दुख की बात है कि भारत में 52% ओबीसी समाज है और जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। यानी ओबीसी को ऐसा समझा जाता है कि ग्रहित धरा जाता है कि भाई ये अपने साथ में आ जाएंगे, सरकार कोई भी रहो। यानी हमको सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं, सरकार कोई भी रही तो, लेकिन ओबीसी के बारे में हमेशा उदासीन रही है। और ये सरकार की उदासीनता ये ओबीसी समाज के लिए संकट में डालने वाली है। उदासीनता होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये ओबीसी समाज संगठित नहीं है, पहली बात तो। कई जातियों में वो बटा हुआ है और सरकार इसी का फ़ायदा उठाती है, छोटे मोटे संगठन को अपने हाथ में ले लेती है, उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं देती है, उनके संगठन को हाथ में लेती है और उनका अपना खिलौना बनाकर उनको खिलवाती है। उसका नुकसान तो ओबीसी संगठन को होता है और ओबीसी समाज को होता है। राहुल जी ने जैसे ट्वीट करके एक बात कही है कि केवल 7% लोग ही सेक्रेटरी लेवल पे हैं SC ST ओबीसी के, तो ये 7% लोग ही वहां तक क्यों पहुंचे हैं? ज्यादा लोगों की संख्या क्यों न पहुंचने की वजह क्या है? देखो, इसकी बाबा साहब बहुत बड़े मानस शास्त्री थे। उनको ये मालूम था कि जैसा आदमी को फीडिंग होता है, जैसा आदमी का खान पान होता है, वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती है। एक ज़माने में ऐसा था कि ओबीसी बोलो या शूद्र जिनको कहा जाता था, इनकी बहुत उपेक्षा होती थी, इनको किसी धारा में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता था। ये उपेक्षित समाज था और ये जो उच्च वर्णीय जो लोग थे, इनका खान पान से लेके तो धार्मिक सभी बातों में इनका संगठन था और वो ध्यान भी दिया करते थे। शिक्षा के तरफ प्रति उनका काफ़ी लगाव था। हमारे ओबीसी बांधव ये शिक्षा के प्रति काफ़ी उदासीन थे और ऐसा हुआ कि होशियार की पीढ़ी तो होशियार बनने वाली है, ये तो बाबा साहब ने बोला और डार्विन का सिद्धांत भी है कि जो होशियार है, जो इंटेलिजेंट है, वो अपना इंटेलिजेंट ही पैदा करते हैं। इसलिए तो बाबा साहब ने ओबीसी बोलो या अपने शूद्र समाज को जो आरक्षण दिया है, इसका कारण ही ये है कि इनको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाए, इनको भी ये संधि मिलना चाहिए करके बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। कई बार बोला भी जाता है कि जो आरक्षण विरोधी लोग हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए। एक्चुअली आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये ओबीसी और शूद्र समाज का जो भी SC ST का ये अधिकार है और ये अधिकार इसलिए है कि कई सालों से इनके ऊपर अत्याचार होते आया है, कई सालों से ये समाज से बहिष्कृत रहे हैं और इनको जोड़ने के लिए इनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में तो लाना ही पड़ेगा। उसके लिए तो इनको कुछ ना कुछ अपने को सुविधा देनी पड़ेगी, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। और आपने जो बोला कि एक समाज जो उन्नत क्यों है, तो इसकी पीछे की थ्योरी ये है कि जिनका खान पान अच्छा है, जिनका रहन सहन अच्छी है, जिनकी किताबें पढ़ने की बहुत पहले से रुचि है, इस कारण वो तो उन्नत रहने वाले हैं। अभी कहीं ये 20-30 साल में ओबीसी बोलो या अपना पिछड़ा समाज अभी जुड़ रहा है तो ये भी इनको खल रहा है। इसी कारण ये फिर से और पीछे कैसे रहेंगे और अपने स्पर्धा में नहीं उतरने के लिए ये सब षड्यंत्र करते हैं। और इसका ये भाग है कि अगर ओबीसी की अगर जनगणना हुई तो निश्चित ही स्कॉलरशिप देना पड़ेगा, निश्चित उनके रेशो के हिसाब से उनको नौकरी देनी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी उनके लिए। और ये वो नहीं चाहते, तो सरकार नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती, ये बिल्कुल नहीं चाहते।
सरकार बोलने से अच्छा कि जिनके हाथ में सत्ता है, जो 3% लोग हैं, यही नहीं चाहते। अच्छा, मतलब सत्ता किसी की भी सत्ता रहेगी, किसी की 3% रहेगी, लोग जो है ये सत्ता में रहेंगे, ये अधिकार में ये रहेंगे, अधिकार में ये रहेगा अधिकार और में यही रहेंगे। अपना अधिकार चला बिल्कुल, ये रहेगा। अपना अधिकार जताएंगे, अपना अधिकार ये गंवाना नहीं चाहते या अपने अधिकार में किसको शामिल करना नहीं चाहते, सीधा सीधा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, राहुल जी का कहना ये है कि ओबीसी का जातिगत जनगणना हो नहीं पा रही है, कहीं तो भी सरकार टाल कर रही है, इस विषय में आपका क्या कहना अभी टालाटाल के संदर्भ में तो शासन जाने, कुछ कारण तो होंगे। राहुल जी का कहना बिल्कुल सच है और जनगणना होनी चाहिए। बहुत दिन से मांग चल रही है ओबीसी की, तो मेरा उनको पूरा समर्थन है राहुल जी को, वो होना चाहिए। अभी ओबीसी की संगठनाएं जो है उनका प्रयास तो जारी है ही। जनगणना से एक सच्चाई सामने आएगी, सही में कितनी पॉपुलेशन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आवश्यक है सर, और राहुल जी का समर्थन मैं करता हूँ है इस बारे में? कहीं तो भी सर हम लोग अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी लेवल पर SC ST OBC के केवल 7% लोग ही बैठे हुए हैं, बाकी सारे उच्च वर्णीय हैं। तो इस विषय में भी राहुल जी का कहना, उनका ट्विटर पे ये कहना था कि सिर्फ 7% ही लोग क्यों है। इस संदर्भ में सर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। जैसे कि रिजर्वेशन के तौर पे देखा जाए तो SC का रिजर्वेशन 15% है, 15% है, आदिवासियों का 7.5% है और ओबीसी का 27% है। कुल मिलाकर 50 के ऊपर रिजर्वेशन होता है। लेकिन हो रहा है क्या कि उनके रिजर्वेशन के प्रमाण के माध्यम से देखा जाए तो उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कम है, वो दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन वो देते नहीं, क्योंकि संघ वालों की पॉलिसी है ना कि भले ही तुम्हें रिजर्वेशन मिला हो, लेकिन देना या ना देना उनके हाथ में डिपेंड करता है, सत्ता में है वो। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमने इसके लिए संघर्ष करना जरूरी है कि क्यों 7.5% ही दे रहे हैं आप, हमारा पूरा रिजर्वेशन दो और हमें सत्ता में बुला लो, ऐसा हमारा भी कहना है। आदिवासियों के बारे में तो बहुत ही नाराजगी चल रही है, मैं स्वयं आदिवासी हूँ, लेकिन हमारी मांगे उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। विधान परिषद में भी हम मांग रहे हैं, 70 साल से महाराष्ट्र विधानसभा महापरिषद में एक भी प्रतिनिधि नहीं गया है, अभी तक नहीं गया। विधानसभा में है हमारे 23 प्रतिनिधि हैं हमारे, लेकिन विधान परिषद में प्रोविजन न होने के कारण संविधान में रिजर्वेशन नहीं है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन केस ऑफ स्टेट। इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि वो रिजर्वेशन न होने के कारण आप हमें विधान परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन गलत बात है। अभी समय बदल गया है ना सर, देखिए ना, समय ऐसा बदल गया है कि लोग पढ़े लिखे हैं, आदिवासियों में भी पढ़े लिखे हैं, बहुजनों में भी है, SC ST में तो है ऑलरेडी, लेकिन आदिवासी समाज में अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, तो उनमें से किसी को तो देना चाहिए। देखिए अभी वो 12 जगह भरने वाले थे विधान परिषद की, कोश्यारी साहब के पास प्रस्ताव भी गया था, उसमें कोई एक भी आदिवासी नहीं था। मैंने मांग की, मैंने शरद पवार जी को लिखा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को लिखा, कोश्यारी जी को भी मैंने लिखा कि 12 जगह जो है उनमें से 2 जगह हमको दो ना आदिवासियों को विधान परिषद में, ऐसा मैंने लिखा है, लेकिन कोई प्रतिसाद नहीं हुआ। ये अच्छा हुआ। क्या वजह है सर कि आपको उसके बारे में कुछ उनसे रिएक्शंस ना मिलने की वजह क्या हो सकती है? वजह ये पॉलिटिक्स है उनका, जातीयता का कारण। वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते, क्यों दे हमें, इन्हें क्या फायदा, उनका ऑलरेडी है ना 23 आमदार, लेकिन वो 23 आमदार तो विधानसभा में है, हमारे इसमें कहाँ है, परिषद में कहाँ है। और 70 साल आजादी के अभी तक, आजादी से लेकर अभी तक एक भी आदमी आदिवासी नहीं बना विधान परिषद का सदस्य, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये जो 23 आपके जो आमदार है, ये लोग इस बारे में कुछ पहल नहीं कर पा रहे हैं? करते होंगे, ऑलरेडी सत्ता में है तो उनका फर्ज है कि उनका फर्ज है लड़े, वो लड़े इस बार। हाँ वो लड़े, लेकिन ये नॉमिनेशन की प्रोसेस है ना सर। हाँ। विधान परिषद में नॉमिनेशन की प्रोसेस है,
वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है या राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो एनी बाइंडिंग ऑन द पॉलिटिशियंस, वो ले या ना ले, जब जहाँ पैसे का काम चलता है, करोड़ों रुपए पेश दी जाती है पार्टियों को, तब कहीं जाके वो विधान परिषद पे लेते हैं। ये सच्चाई है सर, कहाँ से लाएंगे इतने करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए, बताइए आप। लेकिन एक मानवता के आधार पे, उनका अधिकार देश पे, इसको ध्यान में रखते हुए और उनके गुणवत्ता की कद्र करते हुए आपने लेना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। अभी जागे हैं ना बहुत सारे लोग पढ़े लिखे आदिवासियों में, बिल्कुल गुणवान लोग हैं, कलाकार लोग हैं, क्रिकेट सभी क्षेत्रों सभी में क्षेत्र में आगे बढ़ आ रहे गए, फिर भी आप उसको ये नहीं कर रहे, ये दुर्भाग्य की बात है सर। तो इसी प्रकार वहाँ भी जो चल रहा है, वो राहुल जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सब इनकी राजनीति का फंडा है, ऐसा मेरा आरोप है। कहीं तो भी 52% से ज्यादा आबादी इस देश की ओबीसी की है, ऑफ कोर्स, और उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रहे हैं, पॉलिसीज के प्लानिंग नहीं हो पा रहे उनके लिए। हाँ, अभी मुझे ये बताइएगा कि बाबा साहब अकेले थे उस जमाने में, जबकि उनके साथ में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, पूरा देश विरोध में, पूरा देश विरोध में था, सभी पॉलिटिशियंस, इवन वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी विरोध में थे बाबा साहब के। लेकिन बाबा साहब वो लड़े, अकेले लड़े। जब वो अकेले लड़ सकते हैं, अभी तो आप तो वहां बैठे हो, सदस्य हो पार्लियामेंट के, और संख्या में ज्यादा हो, क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? तो कहीं तो भी नीति या फिर नियत नहीं है। यस, ऑफकोर्स, वो स्वयं जिम्मेदार है ना, उनकी जो दुर्दशा हो रही है, उनको जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, दे आर themselves रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जिम्मेदार वो स्वयं है ना, किसको हम जिम्मेदार ठहराए बताइए आप। देखिए ना, समस्या मेरी है, अन्याय मुझ पे हो रहा है, तो लड़ना किसका काम है? देखिए ना, हमारा ही काम है ना, कोई और तो लड़ेगा, कोई और तो लड़ेगा नहीं, और क्या मतलब क्या है, क्यों लड़े? तो ये हमने लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे प्रतिनिधि नहीं लड़ रहे, वो दबे हुए हैं। मसलन कहीं तो भी इनके ऊपर भी दबाव है, ऑफकोर्स है ना, पॉलिटिकल दबाव है, हो सकता है मोदी जी का दबाव होगा, पक्ष का दबाव होगा, उनकी नीतियों का दबाव होगा। अगर मुंह खोले तो हमारी सदस्यता रद्द हो सकती है। अभी राहुल जी का देखो ना, सदस्यता रद्द ही कर दी। कौन सा कारण था ऐसा? कोई मतलब ही नहीं था ना। एक छोटे से कारण के लिए आप इतनी बड़ी एक्शन ले सकते हैं, तो वो तो बेचारे सिंपल आमदार खासदार, ये तमाम बातें फैक्टर्स है सर उसमें। राहुल जी का कहना यह भी है कि सरकार कहीं तो भी ओबीसी की जनगणना की जो संख्या है वो सामने नहीं लाना चाहती है। इसके पीछे कुछ कारण अवश्य होंगे सर, जब भी वो निर्णय लेते हैं, इसका मतलब यही है कि अवश्य कोई कारण होंगे। जनगणना बड़ी हो, अगर बढ़ गई होंगी तो उस प्रपोर्शन में मांग कर सकते हैं, कोई प्रस्ताव भी रख सकते हैं। हो सकता है आने वाली चुनाव पे उसका इम्प्रेशन भी हो सकता है, प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे कई फैक्टर्स उनके दिमाग में काम कर रहे होंगे, इसलिए वो करना नहीं चाहते। लेकिन संगठनों की मांग है कि वो करें, जनगणना करें। देखें, पॉलिटिकल मैटर है, इसके बारे में क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राहुल जी ने हाल ही में एक बात कही है कि ओबीसी की जनगणना नहीं हो पा रही है, कहीं तो भी सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। इस बारे में पब्लिक की वॉइस ले लें, आप इस बारे में। बात ऐसी है कि राहुल जी ने इस समय जो बात उठाई, पिछले 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में ओबीसी की जनगणना हो चुकी, लेकिन 2014 में सत्तांतरण होने के बाद, अब 2014 के बाद मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने वो जो संख्या है ओबीसी की, वो जाहिर नहीं की। इस वजह से ओबीसी पर अन्याय हो रहा है। राजकीय आरक्षण की तो बात चल ही रही है, कोर्ट में केस है, लेकिन जो सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण की बात आती है तो संख्या के आधार पे आती है। तो राहुल जी ने जो बात की वो सही बात है कि अब कांग्रेस ने ये प्रयास करना चाहिए कि ओबीसी पर आज तक जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए
और आगे चल के ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। अभी अभी केंद्र सरकार ने ये जो ओबीसी की जनगणना के बारे में बताया कि राज्य सरकार उन्हें देखना चाहिए। तो आपको पता होगा कि अभी अभी बिहार में ओबीसी की जनगणना जारी है, बाकी कुछ राज्यों में ये विचार चल रहा है, लेकिन वास्तविक आधार ऐसा है कि पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम में 10 साल बाद जब जनगणना होती है तो ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन पिछले 2020-21 में कोरोना का एक कारण देने के बाद उन्होंने आज तक जनगणना नहीं की और विषय भी नहीं निकला। भारत की लोक संख्या कितनी है ये आज लिखित स्वरूप में कहीं नहीं है, ये केवल अंदाज से बता रहे हैं। और 52% ओबीसी है, ये जो हम बार बार कहते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने में 1931 में जो जनगणना हुई थी उस आधार पे कहते हैं। अब तो न जाने कितने बढ़ गए हो। हाँ, तो 2011 में जो जनगणना हुई उस आधार पे हम अंदाज लगा सकते हैं कि 65% के ऊपर यकीनन ओबीसी की संख्या है, यकीनन, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा प्रवर्ग ओबीसी है। मंडल आयोग ने जो संख्या निकाली, उन्होंने बहुत मेहनत की, 2 साल संशोधन किया। उस आधार पर उन्होंने कहा कि भारत में 3443 जातियां ऐसी हैं जो मागास वर्गीय है, जो ओबीसी में आती है। तो यही विषय को लेके राहुल गांधी ने ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए इस विषय को छेड़ा है। सर, साथ ही साथ राहुल जी का कहना ये भी है कि सेक्रेटरी लेवल पर एससी एसटी ओबीसी के केवल 7% लोग ही है जी। तो क्या वाकई में सिर्फ 7% लोग ही शिक्षित है उनके? नहीं, ये तो मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ओबीसी रहे, एससी रहे, एसटी रहे, इनको जिस संख्या के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। केवल वो अपने लोगों को वहां तक पहुंचा रहे, बड़ी बड़े ओहदे पे बिठा रहे ताकि उनके कोई काम न रुके। ये अन्याय एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पे हो रहा है और इसके खिलाफ अब सबको संगठित होकर आवाज बुलंद करनी है। और आगे चल के जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में सबको एकत्रित होकर सत्ता बदल करना बहुत जरूरी है, तभी सभी कम्युनिटी को न्याय मिल सकता है। बिल्कुल सर, कहीं तो भी ओबीसी को लेके गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाना चाहती, शायद इसलिए गवर्नमेंट उसकी जनगणना कर रही हो। इसका एक ही आधार है कि आज तक दोनों जो बड़े पक्ष हैं, इन्होंने ओबीसी का इस्तेमाल किया। ओबीसी को फुटबॉल जैसा इन्होंने अपने पास रखा, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रवर्ग है, भारी संख्या में ओबीसी हैं और ओबीसी में अज्ञानवश धर्म के प्रति ज्यादा रुचि है। अब जब मंडल आयोग लगा, आपको भी पता होगा कि 7 अगस्त 1990 में वीपी सिंह पंतप्रधान थे। उस समय उन्होंने मंडल आयोग लागू किया और सर्वोच्च न्यायालय की एक सीमा है, 50% के ऊपर नहीं दे सकते। इस वजह से ओबीसी समाज को उस समय 27% आरक्षण मिला, बाकी एससी एसटी को पहले से मिला था। अब बात ऐसी है कि 27% ये भी अन्याय होता है और राज्यों ने 27% भी नहीं दिया। अब बात ऐसी है कि ये दोनों पक्षों ने ओबीसी का इस्तेमाल किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया था। अब बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले, इस वजह से वीपी सिंह का जो समर्थन था उन्होंने निकाल दिया और उसी समय में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर का मुद्दा उठाने से जो कार सेवा चली या रथ यात्रा निकली,
उसमें आपको बताता हूँ कि धर्म श्रद्धा की वजह से ज्यादा उस यात्रा में और आंदोलन में ओबीसी थे। ओबीसी को ये नहीं अभी तक जानकारी हुई कि ओबीसी का जो हक है वो हमारा सबका है, 3,443 जातियों का है और और केवल 27% ही मिल रहा है। हाँ, 27% मिल रहा है और महाराष्ट्र में तो केवल 19% मिल रहा है। वो भी कुछ जिलों में नहीं मिल रहा है, ये भी सच्चाई है। इस वजह से ओबीसी को थोड़ा जागरूक होना जरूरी है और अपने न्याय की लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए, किसी पर निर्भर न होकर। कई सारे जो नेता लोग हैं, जो लोक प्रतिनिधि है, जी वो चुनकर गए हुए हैं। हाँ, वो चुन के आने के पहले तो ओबीसी की जनगणना और इन सारी बातों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद न जाने क्यों उनकी बोलती बंद हो जाती है। इस बारे में आप क्या? इसका एक ही कारण है, पार्टी लेवल पे जो बताया जाता है वो प्रतिनिधियों को मानना पड़ता है। हमारे आसपास जब चुनाव होता है, चुनाव के समय ये जो वादे करते हैं, ये वादे लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं। जब ये चुन के जाते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, तब इनको अपनी जो बातें हैं वो भुलानी पड़ती है, क्योंकि पार्टी लेवल पे पार्टी का ही मानना सुनना पड़ता है। इस वजह से ये विधायक रहे या खासदार रहे, ये अपने समाज की बात नहीं उठाते, और जो उठाना चाहता है उसको पार्टी लेवल पे जो वरिष्ठ नेता रहते हैं, जो पार्टी चलाते हैं, वो दबा देते हैं। इस कारण ये अन्याय होते आ रहा है। मसलन 3% लोग जो है वही सारा खेल खेल रहे हैं, बाकी आम इंसान के लिए हाथों में कुछ नहीं बचा है, ऐसा कह सकते हैं आप? 3-3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने ही अपने हाथ में पूरी सत्ता रखी है पहले से। इन्हें आज़ादी के पहले भी जब कांग्रेस की नींव डाली गई तो इन्हीं लोगों के हाथ में सूत्र थे, लेकिन गांधी जी की वजह से ये मानना पड़ता है कि 1920 के बाद में 47 तक जो आज़ादी का आंदोलन चला, उसमें हर सामान्य वर्ग का आदमी, चाहे औरत रहे चाहे मर्द रहे, ये सब आगे थे। इस वजह से थे कि कांग्रेस का नेतृत्व जो करने वाला था वो सबको समान लेखता था। इस वजह से सभी ने सहयोग दिया, आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद में जब संविधान बना पहले, और संविधान बनने के बाद 340 तो ओबीसी के लिए कलम लिखा है, 341, 342 बाद में अनुसूचित जाति जमाती के लिए है। लेकिन 340 का उल्लेख होने के बाद जब इस पर चर्चा हुई कि आयोग का निर्माण होना चाहिए, तब संसद में सभी कांग्रेस के जितने भी खासदार थे चुने हुए, इनमें बहुसंख्यक ओबीसी के थे, इन्होंने ही विरोध किया, क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या होगा, समाज का भला होगा, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये धर्म के पीछे इतने सिकुड़ गए थे कि ये श्रद्धा में लुप्त थे। जी अंधश्रद्धा में लुप्त थे। इस वजह से उस समय आयोग का गठन नहीं हुआ, और 1953 में जो गठन हुआ काका कालेलकर के नाम से, और वो अध्यक्ष थे, वो कोकणस्थ ब्राह्मण थे। उन्होंने जब आयोग का निर्माण होने के बाद में जो संशोधन किया, अहवाल दिया, उस अहवाल पे चर्चा हुई तो उसका भी विरोध हुआ। आगे में इतना उन पर बोझ आया कि उन्होंने स्वयं खुद लिख के दिया काका कालेलकर ने कि मैं अपने ही अहवाल से सहमत नहीं हूं। इस वजह से वो अहवाल फिर टोकरी में जाके गिरा, और 27 साल तक उस पर चर्चा नहीं हुई। जब जनता सरकार आई आने वाने के बाद में मोरारजी भाई पंतप्रधान बने, उसके बाद में फिर ओबीसी के लोगों ने आग्रह किया कि नहीं आयोग बनना चाहिए, तो उन्हीं के जमाने में बीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग बना। उन्होंने 2 साल तक बहुत कड़ी मेहनत की, पूरे भारत का भ्रमण किया, और पिछड़े जो इतर मागास वर्गीय समुदाय के जातियां थी, लोग थे, उनका जो शैक्षणिक और सामाजिक शोषण हो रहा था, जो पिछड़े थे,
उनका समावेश हुआ। तो ये पूरा इतिहास है। अब 27% जो आरक्षण मिला वो भी अभी बराबर नहीं मिल रहा है। इस वजह से आज भी ओबीसी समाज के अंदर बहुत बड़ा दुख है। ओबीसी समाज को समझने वाला, उनके अन्याय के खिलाफ में लड़ने वाला आज तो एक भी नेता दिखाई नहीं देता। केवल फुटबॉल जैसा उसका उपयोग हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। है। धन्यवाद। जातिगत जनगणना होना बेहद जरूरी है। राहुल जी ने हाल ही में ट्वीट करके ये बात कही है कि कहीं तो भी सरकार जातिगत जनगणना को लेकर टालाटाल कर रही है। इसी विषय में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रशांत पवार जी हमारे साथ में। प्रशांत जी, आप सरकार जो टालाटाल कर रही है इस विषय में हम लोग जानना चाहते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, जनगणना करना चाहिए करके हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार आंदोलन किए, क्योंकि आज भी ये जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसी, एससी, एसटी ये कितना है और इनको नौकरी में कैसा रिजर्वेशन होना चाहिए ये अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये सब दबा के रख रहे हैं। हम लोगों ने 2-3 बार, जैसा अब नागपुर की बात लेंगे तो हमने मेट्रो में आंदोलन किया था। उस वक्त हम लोगों ने बोला था कि तुम ओबीसी के कितना अपॉइंटमेंट किया है, एससी का कितना किया है, एसटी का कितना है। ये लोग क्या करते हैं, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है इसका अपॉइंटमेंट नहीं करते हुए वो ओपन लोगों को ही उसमें लेते और बेसिकली ये बताते कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अगर भारत देश में सिर्फ 7% लोगों को अगर जॉब पे है ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसकी जनगणना होना चाहिए। सिर्फ 7%, बाकी के ओपन हो गए ना। जो हम बोल रहे हैं कि ये ओपन में आप लोग कैसा गया इतना ये लोग भरते हैं, तो वो बोलते हैं कि कोई है ही नहीं ओबीसी वाला, कोई है ही नहीं एससी एसटी वाला। तो ये जो बात है कि ये जनगणना होना बहुत जरूरी है। जिस दिन जनगणना होंगे उस दिन सरकार को पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। कहीं तो भी राहुल जी का कहना है कि कहीं तो भी सरकार इस बारे में टालाटाल कर रही है, आंकड़े सामने लाने के लिए आनाकानी कर रही है। वो तो हो ही रहा है ना, इसीलिए तो ये सब आंदोलन चल रहे हैं। कि हम लोगों ने भी बोला था कि ओबीसी के मुद्दे पे हमारे पक्ष ने भी आंदोलन किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपना महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने किया था, भुजबल साहब ने भी बोला था कि ये जनगणना होना बहुत जरूरी है, लेकिन जनगणना कर नहीं रहे। इसलिए अभी क्या करना चाहिए, हम लोग फिर से आंदोलन के मूड में हैं और हम चाह रहे हैं कि शायद पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। तो जनगणना आप भी मानते हैं कि जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और इसी के लिए आप आंदोलन करते हैं? बिल्कुल आंदोलन करेंगे और हमने इसके पहले किया भी है। हमने 3-4 बार कलेक्टर को ये भी दिया है, विज्ञापन दिया है। विज्ञापन भी दिया है कि ये जनगणना इमीडिएट शुरू करो करके।